हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है यायावर साम्राज्य। ये साम्राज्य जो है ये रिलेटेड है मंगोल साम्राज्य से, जिस साम्राज्य को चंगेज खान के नेतृत्व में अपनी परम सीमा मिली है, या विकास की परम सीमा को चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने छुआ है। तो जो मंगोल हैं उन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि चंगेज खान हैं, उन्होंने जो पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाज हैं उनको चेंज कर दिया, उनको बदल दिया। एक सैनिक तंत्र और शासन पद्धतियों का सूत्रपात उन्होंने किया है, और इस तरह से जो नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्था और धर्मों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए नए कदम उठाने पड़े और इस तरह से समझौते भी करने पड़े। अब इस तरह की जो उन्होंने कार्य किए हैं, ये सब स्टेपी निवासियों ने कोई इसके बारे में कोई साहित्य नहीं रचा था, इसलिए यायावरी जो समाज है उनके बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं इतिवृत्तों से, यात्रा वृत्तांतों से। जो यात्री उस समय यात्रा करके वहाँ से गए हैं उनके वृत्तांत से, और इसी तरह से नगरीय इतिहासकारों के दस्तावेजों से हमें इस बारे में पता चलता है। परंतु ये जो लिखने वाले हैं वो क्या है, जो सामने उनके आंकड़े प्रस्तुत होते थे उसी के अनुसार लिखते थे, या फिर जैसे कि जो यायावरी जो जीवन है उनके बारे में जो भी सूचनाएं थी वो किस तरह से थी, अज्ञात और पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। और इसी में बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुस्लिम आदि जो है मंगोलों की प्रति पृष्ठभूमि अलग अलग मानते थे, और मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान भी उन्हें नहीं था। उन्होंने यूरोशिया के जो लेखों को उन्होंने चुनौती दी, और जिसे मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताते हैं। वो क्या बताते हैं? स्टेपी लुटेरा। इसका संभवतः क्या परिणाम हुआ? 18वीं और 19वीं सदी में रूसी जो विद्वान हैं उन्होंने मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य शुरू किया, और ये कार्य सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में औपनिवेशिक वातावरण में यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किए थे। भूमिका जो है उनकी क्या रही है? चंगेज खान ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने से अधिक क्या चाहा? उन्होंने पूरे विश्व पर कब्जा जमाना चाहा। यानी कि वो क्या चाहते थे, इस धरती पे हर जगह मंगोल ही मंगोल हो, तो इस तरह का वो कार्यक्रम चाहते थे। तो उनका मेन उद्देश्य था पूरे विश्व पे कब्जा करना, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन मंगोल जातियों पे कब्जा करने और साम्राज्य संलग्न, जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसअक्सिनिया और अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूस स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों का नेतृत्व और प्रत्यक्ष जो संचालन है उन्होंने किया। उनके वंशजों ने इस क्षेत्र से आगे जाकर दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सफलता भी हासिल की है। अब जान लेते हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है, तो किस तरह से उन्होंने अपने समाज और राजनीतिक रूप से संगठित किया है। तो ये जो मंगोल जो हैं ये पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समान होने के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहाँ? किससे? मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से। और किसके कारण? भाषाई समानता के कारण। कुछ मंगोल जो पशुपालक थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे, पशुपालक घोड़ों, ऊँटों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी, ऊँटों को पालते थे। उनका यायावीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ है। उनके पश्चिमी भाग में अलाई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी मरुस्थल, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलंगा जैसी नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियाँ स्थित थी। पशुचारण के लिए हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार उपलब्ध थे। इट मीन्स कि वहाँ पे उन्होंने जो स्टेपीज में पशुचारण किया है, तो इसलिए संभव हो पाया ये सब कि वहाँ पे उन पशुओं को चराने के लिए अच्छा चारा उपलब्ध था, और प्रचुर मात्रा में वहाँ से वो इन पशुओं से अपनी आजीविका चला सकते थे।
अब इसी तरह से जो शिकारी हैं वो भी जंगलों में शिकार कर सकते थे और अपने जीवन की जो डोर है उसको आसानी से चला सकते थे। इसी श्रृंखला में शिकारी संग्राहक पशुपालक कबीलों के आसपास के जो क्षेत्र हैं साइबेरिया वनों में रहते थे, जो ज़्यादातर गरीब थे। गर्मियों में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से ही वो अपना जीवन चलाते थे। कौन से लोग थे? साइबेरिया के वनों में रहने वाले। इस क्षेत्र में कठोर और लंबे शीतकाल के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। मतलब जो गर्मियां थी बहुत थोड़े समय के लिए आती थी और इसलिए कृषि सीमित अवधियों में ही संभव थी। तो परंतु मंगोलों ने कृषि कार्यों को नहीं अपनाया, इसके कारण वहाँ कोई नगर भी नहीं उभर पाए। वहाँ उन्होंने कोई कृषि कार्य नहीं शुरू किया। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन निवास की ओर चले जाते थे, यानी कि जहाँ पे उनके पशुओं को चराया जा सकता था आसानी से। तो इस स्थलों की वो तलाश में रहते थे और सर्दियों के मौसम में ग्रीष्मकालीन स्थानों पे चले जाते थे। अब जो निर्जातीय और भाषाई संबंधी जो भी बातें हैं वो क्या है, मंगोल लोग परस्पर जुड़े हुए थे, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उनका समाज अनेक पितृ पक्षीय वंशों में बटा था। धनी परिवार विशाल और उसके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। ये तो पॉसिबल है, जैसे कि हमारे जो समाज की परंपरा है, इंडिया में भी ऐसे ही है कि भाई जो धनी परिवार है उसके पास सभी पशु और चारण भूमि दोनों ही मिलते हैं और इसी तरह से घर भी उसका अच्छा होता है। अनेक अनुयायी और स्थानीय राजनीति में उनका भी दबदबा था कि इनका धनी परिवारों का। अब भीषण शीत ऋतु के दौरान इकट्ठी की गई शिकार सामग्रियां और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियों के खत्म होने के बाद या फिर वर्षा न होने के कारण घास के मैदान सूख जाते थे, तो पशुधन को प्राप्त करने के लिए वो लूटपाट भी करते थे और प्राय परिवार के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर परिसंघ भी बना लेते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान का परिसंघ 5वीं सदी में अट्टिला के परिसंघ के बराबर था। ठीक है, और ये अट्टिला के परिसंघ के बराबर कब हुआ है? जब मंगोल और तुर्की कबीले मिलके एक बने हैं, उसके बाद ही। परंतु जो चंगेज खान है उसकी राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुत अधिक स्थायी नहीं थी। क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद जो भी स्थायी व्यवस्था थी वो कायम रही। यह व्यवस्था चीन, ईरान और यूरोपीय देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ जटिल अर्थव्यवस्थाएं, नगरीय आवास, स्थानबद्ध समाजों पर बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों में कुछ महान परिसंघ बनाए हैं। तो ये जो महान परिसंघ हैं वो कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगनू 200 ईस्वी पूर्व में तुर्क, जुआन 400 ईस्वी पूर्व में मंगोल, एफ्थलेटून 400 ईस्वी में मंगोल और तूचे 550 ईस्वी में तुर्क, उइगुर 740 में तुर्क और खितान 940 में मंगोल जो है ये कबीले या ये परिसंघ उन्होंने इनका निर्माण किया है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ये जो जितने भी हम परिसंघों की बात अभी कर रहे हैं, एक ही पर अधिकार नहीं जमा पाया और न इनका आंतरिक संगठन एक जैसा था। इनका यायावरी जो जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और सीमावर्ती जो भी इनके आसपास के क्षेत्र थे इनका प्रभाव इनका भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। अब स्टेपी क्षेत्र में क्या था? संसाधनों की कमी के कारण क्या किया, मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए चीन के स्थानीय निवासियों के पास जाना पड़ता था। अब जो यायावर मतलब घुमंतु, घूमने वाली जाति, तो ये कबीले जो हैं खेती से प्राप्त उत्पादों, लोहे के उपकरणों को घोड़े पर तथा स्टेपी में पकड़े गए शिकार से विनिमय करते थे। मतलब पहले तो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, जैसे कि जो भी है खेती से इन्हें मिला उस और लोहे के उपकरणों को
जो बनाए उन्होंने घोड़े फरोश में चेंज कर लिया। दोनों पक्ष अधिक लाभ कमाने की होड़ में सैनिक कार्रवाई भी करने लगे थे। मंगोल कबीलों के लोग चीनी पड़ोसियों को व्यापार की बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी वे लूटपाट करते थे। मंगोलों का जो जीवन है स्वस्थ होने पर इन संबंधों में बदलाव आता था। तब स्टेपी क्षेत्र में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग करते थे। सीमावर्ती झगड़े जो है स्थायी समाज क्या करने लगा, इन झगड़ों से कमजोर होने लगा और कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और इससे नगरों को लूटा गया। और जब लूटपाट होती है और संघर्ष होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि होती है और चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासक कालों में बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ी है। अब इसी तरह से 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी अपने, जैसे चीन की महान दीवार का नाम भी सुना होगा, इस तरह इसीलिए अपनी शासकों ने क्या किया है, चीन में अपने राज्य की किलेबंदी शुरू कर दी और तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रचनात्मक ढांचे के रूप में किया गया और जिसको आज चीन की महान दीवार के नाम से जानते हैं। पता चल गया चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया। जो विदेशी आक्रमणकारी हैं आक्रमण कर रहे थे तो उस आक्रमण से अपने समाज को बचाने के लिए चीनियों ने इस महान विशाल दीवार का निर्माण किया है। अब चंगेज खान के बारे में जान लेते हैं। ये कौन था। ये तैमुजीन का जन्म चंगेज खान का 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे हुआ। इनके पिता येसुजेई जो कियात कबीले का मुखिया था, एक परिवारों का समूह था जो बोरजिगिद कुल से संबंधित था। ठीक है, कियात कबीला क्या है, परिवारों का एक समूह और जो बोरजिगिद कुल से रिलेटेड था। पिता की कम आयु में ही हत्या कर दी जाती है। किसकी, तैमुजीन के या चंगेज खान के पिता की, येसुजेई की। और उनकी माता ओलुनिके ने तैमुजीन उनके सगे भाइयों और सौतेले भाइयों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। अब 1170 के दशक में तैमुजीन का अपहरण कर लिया जाता है और उसे क्या बना दिया जाता है, दास बना जाती है। उनकी पत्नी जो बोर्टे है उनको भी अपहरण से छुड़ाने के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बोग अर्जुन का पहला मित्र था जो सदैव उनका एक विश्वस्त साथी के रूप में उनका साथ देता रहा है। उनका सगा भाई है अंडा जम्मू का, वो भी एक विश्वसनीय मित्र था। बाद में वो इसका दुश्मन बन जाता है, जैसे कि आगे हम जानेंगे कि ये जो शासन सत्ता से रिलेटेड जो लड़ाई है उसके कारण ही इनका जो प्रिय भाई है जम्मू का या आंडा वो इनका शत्रु बन जाता है। 1170 के दशक में जब तैमुजीन का अपहरण कर उनका दास बनाया गया और उसके बाद उनकी क्या हुआ, जैसे पत्नी का भी अपहरण किया गया, तो इस तरह से जो है बहुत बुरी स्थिति का सामना करते हुए उन्होंने अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको अपने समान करने की मीन्स अपने से समानता से आगे निकलने की कोशिश की। जैसे कि उनका भाई भी मित्र था और उनका एक बोगुर्जू भी मित्र था। फिर क्या किया, तैमुजीन ने कैराइट लोगों के शासक अपने पिता का वृद्ध सगा भाई है तुर्गी ओन खान, उनके जो रिश्ते थे उनकी फिर दोबारा से पुनर्स्थापना की है। 1180 से 90 के दशक में तैमुजीन ओंग खान का मित्र रहा और उनकी मदद से जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को उन्होंने हरा दिया। 1203 में अपने पिता का हत्यारा, अब ये पिता का हत्यारा आ जाता है, शक्तिशाली कैराइट और ओंग खान के विरुद्ध युद्ध उन्होंने छेड़ दिया। 1206 में शक्तिशाली जम्मू का ये जो उनका भाई रहा है या आंडा नेमन लोगों को पराजित करने के बाद तैमुजीन जो है स्टेपी क्षेत्र की राजनीतिक में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरने लगा और यहीं से उनके जो शक्तिशाली शासक की भूमिका है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रक्रिया को मंगोल जो भी हैं सभा है, एक मंगोल सभा होती थी कोरिलताई, उसने मान्यता दे दी किसको, चंगेज खान को,
कि वो क्या है, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि से मंगोलों का महानायक घोषित हो गया। और 1206 में ईस्वी से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। पहली मंशा, पहली इच्छा उनकी थी चीन पे विजय, जो उसमें 3 राज्यों में बटा हुआ था। अब ये चीन उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, जराचेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग में उत्तरी चीन पर शासन चला रहे थे, शुंग राजवंश चीन के आधिपत्य में दक्षिणी चीन फैला हुआ था। अब इसके आगे कहाँ तक उन्होंने लोगों पर परास्त किया है, हराया है। 1209 में सीसिया लोग परास्त हो गए। 13 में उन्होंने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 15 में पेकिंग नगर को भी उन्होंने लूट लिया। और चीन वंश के विरुद्ध उन्होंने 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और इस क्षेत्र के सैनिक मामले और अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में वो वापिस लौट जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है ऐसा जो वो छोड़ के चला जाता है? चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लड़ता है, लेकिन फिर अपने अधीनस्थों के अधीन इसको छोड़ देता है और वापिस मंगोलिया अपनी मातृभूमि में चला जाता है। अब 1218 में उन्होंने क्या किया? कराखिता चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों पर नियंत्रण की राज्य के बाद मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक फैल गया। ख्वारिज्म का जो सुल्तान मोहम्मद है उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। तब चंगेज खान के प्रचंड प्रकोप का सामना भी उसे ही करना पड़ा। 1219 से 21 तक के अभियानों में उन्होंने बड़े नगरों जैसे कि ओरटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। प्रतिरोध जो करने वाले नगर हैं उनको विध्वंस कर दिया गया, यानी कि उनका विनाश कर दिया गया। जिन भी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो उनको विनाश में धकेल दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के बाद एक मुगल राजकुमार की हत्या पर चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह से विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके और बिल्ली कुत्ते भी वहां जीवित न रहे। इसलिए इतिहास में चंगेज खान को नरसंहार, जब बिल्ली कुत्तों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं अपनी इस क्रूरता के लिए। अब जब मंगोल जो सेनाएं हैं वो सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चलेगी और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ कैस्पियन सागर को भी उन्होंने घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंध नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम के मार्ग से मंगोलिया वापस लौटना पड़ा, परंतु ऐसे गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई या शुभ संकेतों के आभास से उन्हें अपने विचार बदल दिए और अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। उनके जीवन का अंत हो जाता है। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके प्रभावशाली रणनीति में बदलने में अनेक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो ये उपलब्धियां किस तरह से और क्या क्या उपलब्धियां हैं, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में जो पशुओं का आकेट करते हुए घुड़सवारी, तीरंदाजी के अनुभव से अपनी सैनिक गति को उन्होंने तेज किया। ये तैमूजिन के बारे में ही है। आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी से उन्हें अकल्पनीय कार्य को करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत युद्ध में भी युद्ध अभियान आरंभ किया और अपने नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। इट मीन्स उन्होंने मतलब जो भी रिसोर्सेज उस टाइम पे थे उस रिसोर्सेज का अच्छी तरह से प्रयोग किया, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे। और इसी तरह से यायावर लोग जो है अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी, नेपता बमबारी के महत्व को शीघ्र जान लिया। उसके इंजीनियरों ने शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल होने के लिए घातक प्रभाव वाले हल्के चल उपस्कर का निर्माण भी उन्होंने किया है। तो आगे जो है वो तैमूजिन का
जन्म और उससे रिलेटेड जो भी मेन ईयर्स हैं वो हैं, एक थोड़े से टाइम में उनको भी कवर कर लेते हैं। 1167 में तेमुजिन का जन्म, 1160 से 70 के दशक में दास्ता और संघर्ष के वर्ष रहे हैं। फिर इससे आगे क्या होता है, 1180 और 90 के दशक में संधि संबंधों का काल है। 1203 से 27 तक चंगेज खान ने अपने राज्य का विजय और विस्तार किया है। 1206 में चंगेज खान मंगोलों को क्या बताता है कि वो उनका सार्वभौमिक शासक है, और 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। 1227-41 में चंगेज खान का जो पुत्र है ओगोदेई वो शासन करता है। फिर 27 से 68 तक क्या होता है, 60 तक 3 महान खानों का शासन और मंगोल की स्थापना। 1236 से 42 में बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़ा पुत्र जो है जोची उनका पुत्र माना गया है। और 1249 से 1246 से 49 में ओगोदेई का जो पुत्र है गयूक उसका शासनकाल है। 1250-51 में मुंके चंगेज खान का पुत्र है और तुलू के पुत्र का काल शुरू है। 53 से 55 में मुंके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे ईयर हैं। यहाँ पे चंगेज खान के नेतृत्व में जो जो घटनाएं घटी हैं या उसके बाद की घटनाओं का 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से विवरण है। फिर आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब जैसे कि 1257 से 67 में बाटू का जो पुत्र है बल्कि उसका राज्यकाल, सुनहरा गिरोह का नेस्टोनियन ईसाई धर्म में प्रवृत्त हो जाता है और 1350 के दशक में इनका इस्लाम में निश्चयात्मक धर्म से धर्मांतरण हुआ है और इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देशों का मैत्री आरंभ हो जाती है। 1258 में बगदाद पे अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मोंके के छोटे भाई हेलुगी के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। जोचीन और इल खान के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। 60 में क्या होता है, पेकिंग जो है महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण और चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष शुरू हो जाता है और ओगोदेई का वंश पराजित होकर तोल युद्ध में मिल जाता है। मुंगेल जो राज्य है अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में बढ़ जाता है। तोल युद्ध चीन का युआन वंश और ईरान का इलखानी राज्य है। चगताई है उत्तरी तुरान के स्टेपी प्रदेश। ज्योति वंश जो है तुर्किस्तान में स्टेपी रूस प्रदेश। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णित किया गया है। इतिहास में 1295 से 1304 में ईरान में इल खानी शासक गजन खान का शासनकाल शुरू हो जाता है और बौद्ध से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगता है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी